सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज। बता रहा था कि सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टॉपिक फॉर द टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, इन्हीं के लिए स्पेशली टॉपिक है। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारे पास में मोनोटॉनिक को कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने मोनोटॉनिक को आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो मोनोटॉनिक के बारे में जब एक्सप्लेन किया तो सारी बात आपके सामने आ गई। कल लास्ट प्रॉब्लम बता दें कौन सी दी हमने आपको। कल एक बार लास्ट प्रॉब्लम वाली बता दें कि लास्ट प्रॉब्लम में क्या था। अच्छा, कल हम आपको इसमें मोनोटॉनिक के बारे में सिखा रहे थे। प्रॉब्लम दी थी हमने ऐसे अनमे टर्म की जो बहुत सारे टर्म्स का सम था, तो उसे कैसे एक्सप्लेन करना है, इसके दो मेथड बताए। दोनों मेथड में से हम कोई भी मेथड सामने इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए पॉइंट्स की तरफ। एक और वही मोनोटॉनिक चेक करना है। सब बोला गया है चेक मोनोटॉनिक सीक्वेंस दिया है xn इक्वल ऑफ द बॉक्स के अंदर 4n माइनस का 1, 5n प्लस का 2। समझना है, अभी हम टेस्ट ले लेंगे, सामने सारी बातें क्लियर भी हो जाएंगी कैसे जल्दी करना है। जब तक नोटिफिकेशन आएगा, अभी तो आया नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपके कुछ टॉपिक रेडी हो चुके होंगे। तो आपने जवाब दिया इसमें 4n माइनस 1 अपॉन द 5n प्लस का 2। मोनोटॉनिक चेक करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट किया गया। गिवन सीक्वेंस फाइव एन प्लस का 2, एन की वैल्यू 1 पुटअप हो गई, 4 में से बन गया 3, एन की वैल्यू 2 पुटअप हो गई, 8 माइनस का 1, 5 2 जा 10 एंड 12, एन की वैल्यू 3 पुटअप हो गई, 4 3 जा 12, देन 15 प्लस 2 17 कॉमा एंड सो ऑन द राइट। यहाँ से आपको जवाब मिला अपने आप में। दिस इज द x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन द। सामने हम लोगों ने देखा तो क्या जवाब मिला, x1 एज बड़ा है या छोटा है, x1 बड़ा है या x2 छोटा है, x1 बड़ा है। खूब सोच लेना, मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, इतना सोचने का समय थोड़ी ना मिलेगा एग्जाम में, एक ही बार में ही जवाब देना होता है। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि x1 बड़ा है या x2 बड़ा है। आपने 3/7, 7 4 जा 28.4 के आसपास, 7/12 लमसम 0.6 के आसपास। सोचो, सामने अपने आप बता रहा है ये x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 एंड सो ऑन द। इट इज STRICTLY स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। दूसरे शब्दों में कहेंगे इसे, इट इज
increasing sequence, so this sequence is monotonic. ये जो हमारा सीक्वेंस है कैसा है? मोनोटोनिक. कैसा है? मोनोटोनिक. फिर इसमें बात की गई आगे की मोनोटोनिक के बाद. नाउ अब सेकंड मेथड बताते हैं. सारी बात पढ़ा दिया हूँ. अगर घर जाके आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई न कोई बुक जरूर होती है. जो भी बुक है आपके पास उससे लगा दो सारी प्रॉब्लम. अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो बेटा फिर आपके पास जो टेस्ट पेपर आएगा उसमें परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं रहेगा. जब क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तभी तो आगे अच्छा रहेगा. अब सेकंड मेथड में हम लोगों ने आगे मैनेज किया इसे. अब हमने कहा एक्स एन क्या है. अब एक्स एन प्लस वन क्या है? एन की जगह एन प्लस वन रखेंगे. होल अपॉन द 5n प्लस का 7. राइट. हमने दो बातें आपके सामने एक्सप्लेन की थी. अगर बहुत सारे टर्म्स का सम है, ये कल बताया था, अगर बहुत सारे टर्म्स का सम है एनवीं टर्म में, तो उस जगह पर हम लोग कौन सा मेथड अपनाते हैं? एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन का किससे कंपेयर करते हैं? जीरो से. या तो वो लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा. लेकिन जब कभी भी हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम देखी, उसमें एक ही टर्म ऊपर है, एक ही टर्म नीचे है, बहुत सारे टर्म्स का सम नहीं है. अगर एक्स एन में से एक्स एन प्लस वन घटाएंगे तो जीरो से ही कंपेयर करेंगे. अगर एक्स एन में एक्स प्लस वन का डिवाइड करेंगे तो वन से कंपेयर करेंगे. क्या कहा कि जब ज़्यादा टर्म ना हो, सिंगल ही टर्म हो, तो वहाँ दो मेथड लगाई जा सकते हैं. तो लिख दे रहे हैं सारी बातें. एक्स एन माइनस का एक्स एन प्लस वन, ये भी एक मेथड है. कब? जब इस वैल्यूज में हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए कि कौन छोटा और कौन बड़ा, डेसिमल के आसपास ज़्यादा चला जाए, तब इस मेथड को यूज करते हैं. मेथड सभी आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए. वैसे तो मेरी कोशिश ये है कि एग्जाम में जो प्रॉब्लम आई वो करनी ही ना पड़े, आपके नोट से ही आपको मिल जाए. ये जो मेथड सिखा रहा हूँ वो सिखा इसलिए ऐसे रहा हूँ कि आपके पास 100% नॉलेज होनी चाहिए. तो जब आप मिला एक्स एन माइनस का एक्स एन प्लस वन, 4n माइनस वन अपॉन 5n प्लस टू, 4n प्लस थ्री अपॉन 5n प्लस 7. क्रॉस मल्टीपल किया 4n माइनस वन, 5n प्लस 7 माइनस 4n प्लस 3, 5n प्लस का 2, होल अपॉन द 5n प्लस का 2, 5n प्लस का 7. राइट. आपने कुछ कॉमन लिया इस जगह से और आपस में मल्टीपल किया, प्लस किया, माइनस किया, जो भी दे रखा है. तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 से गायब, माइनस का 5n और प्लस का 28n. 28n माइनस का 5n कितना हुआ? 23n माइनस का 7, माइनस टाइम्स ऑफ 5 3 जा 15n और प्लस का 8n. 15 और 8 कितना हुआ? बहुत देर में बताते हो. 23 और 3 2 जा 6, होल अपॉन द 5n प्लस का 2, 5n प्लस का 7. ये से कैंसिल, माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन द, अब हाँ जी माइनस 13 कर दो.
प्लस का 7, तो आपने क्या देखा, माइनस लगा हुआ है, n की वैल्यू पुटअप करोगे तो कैसा होगा ये, xn माइनस का xn प्लस 1 इज लेस देन, देन इम्प्लाइज दैट xn लेस देन xn प्लस 1 है. सो इट इज XTRICTL by strictly increasing sequence, there implies that it is monotonic. बात समझ में आई नहीं आई? मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है, 8-10 प्रॉब्लम इस मेथड से करना भी ज़रूरी है, तो एग्जाम में परफॉर्मेंस रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा. प्लीज़ नोट करिए. अब इसमें तीसरा मेथड और बता दें आपको हम कि हम तीसरे मेथड के साथ कैसे मैनेज करेंगे, देखेंगे सामने. सारे मेथड पता होने का फ़ायदा ये रहता है, कभी हम किसी भी मेथड को ला सकते हैं. ये तो जनरली हर बच्चा इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वो फंस जाता है तो एग्जाम में प्रॉब्लम छोड़ देता है. क्यों छोड़ें भाई, जब हमारे पास नॉलेज 30-35 सेकंड में हो जाती है, क्योंकि हमारे पास स्पीड मेंशन होती है यहाँ पर. अब जब हम मिला इसका तीसरा मेथड भी,
थर्ड मेथड क्या कहता है हमारे पास, xn था 4n-1 अपॉन, ये थर्ड वाला मेथड केवल कब लगता है, जब सिंगल सिंगल ही टर्म हो, ज़्यादा टर्म न हो। 4n+3 अपॉन द, तो आपने क्या किया, आपस में इनको डिवाइड कर दिया। मैंने क्या कहा अभी, जब सिंगल सिंगल टर्म होंगे तभी ये मेथड लगा पाएंगे। इसमें आपने करा किया तुरंत, मल्टीपल करने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो लिमिट तो हमें लगाना ही है n टेंड टू इन्फिनिटी। तो n² ऊपर नीचे से कॉमन आ गया, तो 5 4 20 और ये 5 4 20। तो बाई चांस की बात ये रही है, चलो मैं पहले मल्टीपल भी कर दे रहा हूँ आपके पास। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, मल्टीपल भी किया गया, कितना हुआ 20n² माइनस 5n प्लस 28n प्लस का 23n माइनस 7 होल अपॉन द 5 4 20 n² और 4 2 8 8n 15 23n प्लस का 6। लिमिट लगाने के लिए हम लोग कॉमन ले लेंगे। मैंने कहा था ना लिमिट हर जगह यूज आती है। एक लेक्चर में मैं आपको लिमिट पढ़ा रहा हूँ, एक लेक्चर में मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, तो हर चीज़ मेरे काम की है। यहाँ पर लिमिट लगा दी, कितना मिला, ये बाई चांस की बात बन आ गई है। सामने हमारे पास ये आ गया। अब हमें इसमें ये बताना है, इसमें कुछ जोड़ें, मतलब इसे 1 से कंपेयर करना है। इसे किस, लिमिट हटा दी है मैंने, इसे किससे कंपेयर करना है, 1 से। इसे किससे कंपेयर करना है, 1 से। या तो ये 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। जब आपस में घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो किससे कंपेयर करते हैं, 0 से। या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो किससे कंपेयर करते हैं, 1 से। या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा। लिमिट नहीं लगाना, मैंने लिमिट हटा दी है। अब इसमें हमने 1 को देखा, 1 को रखने पर इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है। जब इस वैल्यू में इस वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो कैसा आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो जवाब मिला यहाँ पर कि जो वैल्यू है कैसी है, 1 से लेस। तो जवाब मिला यहाँ पर xn इज लेस देन xn प्लस 1 फॉर ऑल n। सो ये काय का नेचर है हमारे पास, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का। सो इट इज monotonic increasing, so this sequence xn is monotonic। तो ये जो सीक्वेंस है हमारे पास कैसा है, मोनोटोनिक। कैसा सीक्वेंस है ये, मोनोटोनिक। ये तीसरा मेथड है जो कंपेयरिंग किससे है, 1 से। या सो 1 से ग्रेटर होगी या 1 से लेस होगी। अगर ये आपने तीनों मेथड अपने दिमाग में सेट कर लिए तो यू आर द मास्टर ऑफ द मोनोटोनिक। राइट, नोट करिए। लिमिट इस वजह से हटा दी हम लोग यहाँ से, क्यों, लिमिट लगाने पर वो वैल्यू दे देता है और वैल्यू के देने के बाद आप ये नहीं बता पाते कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किससे कंपेयरिंग है। इस वजह से लिमिट का सिंबल हटा दिया है। जी, वो तो यहाँ वैल्यू पुटअप करो या ऊपर वैल्यू पुटअप करो, बात एक ही है।
इस लाइन को भी हमें लिखना ही नहीं था, लेकिन लिख चुके थे तो हमने रफ नहीं किया। हाँ जी, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैसा हो, सिंगल सिंगल ही हो, बहुत सारे टर्म्स का सम न हो, कल की तरह 1/2 + 2/3 + 3/4 एंड सो ऑन द प्लस 1/n। अब हेडिंग दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग इन योर एग्जाम, राइट। हाँ, अब बताओ, ये नहीं सोच पा रहे हो तो कितनी ही बड़ी बात है ये। मैंने बोला 1 से छोटी है ये वैल्यू।
कहाँ पे दिख रहा है? ये तो पहला टर्म दिख रहा है हमको अभी, फिर हम दूसरा टर्म देखते हैं, फिर तीसरा टर्म देखते हैं। ये मेथड सिखाया तो था यहाँ पे कि ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, इसका मतलब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो हमें एक टर्म थोड़ी ना देखना है, हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा देखना है, और देखना है जो टर्म है बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है, या अप डाउन हो रहे हैं, या इक्वल और बढ़ रहे हैं, इक्वल या घट रहे हैं। वही बता रहा हूँ, आपने जो क्रॉस किया उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि सर यहाँ पे भी तो वही दिख रहा है x1 में, x1 की वैल्यू क्या है, उससे हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने बोला x1 में हमारे पास 4n - 1/5n + 2 है, n की वैल्यू को हमने 1 पुटअप किया तो 4 - 1 कितना है 3, 5 + 2 कितना है 7, तो 3/7 हो गया, 1 से कम है। अब पहली वैल्यू का 1 से कम होने से हम ये कैसे कह पाए कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। हमें x2 भी निकालना था, x3 भी निकालना था, तो वो मेथड ये है ही सामने। ये मेथड क्यों बताया, हो सकता है ये ना लग पाए, वैल्यू हम कंपेयर न कर पाए कौन छोटी कौन बड़ी, और ये माइनस वाला काफ़ी बड़ा जा रहा हो, तो ये मेथड इस वजह से बताया कि वहाँ अगर सिंगल टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और पहला मेथड और दूसरा मेथड हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो लास्ट में कौन सा आई, तीसरा मेथड। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें एक xn भी है, एक xn + 1 भी है। कंपेयर किससे करते हैं, 1 से, या तो वो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। जब वो 1 या 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा तो क्या होगा, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 होगा, तो जो xn + 1 है वो उधर चला जाएगा। तो ये बताएगा कि xn छोटा है xn + 1 से, या xn बड़ा है xn + 1 से। इस वजह से 1 से कंपेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये काहे का डेफिनेशन है, ये हम लिखाइए मोनोटोनिक में। अगर xn लेस देन xn + 1 है फॉर ऑल n पर, तो उसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली। अब ऐसा थोड़ी हमेशा तुरंत इसी को लगा देंगे, 100 प्रॉब्लम लगाओगे तो हो सकता है 2-4 प्रॉब्लम में काम आ जाए, 500 प्रॉब्लम लगाओगे ये केवल उसी में काम आएगा जिसमें सीरीज के अंदर बहुत सारे टर्म्स का सम हो बहुत ज़्यादा। तो हमें तो ज़्यादातर कौन सा यूज करना है, पहले ही वाला यूज करना है। x1 निकाला, x2 निकाला, x3 निकाला, x4 निकाला, मोनोटोनिक तुरंत बता देंगे। तभी तो मैंने कहा दिस इज द स्पेशल लेक्चर ऑफ द THT, PHT, LT ग्रेड एंड GIC। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा दिस इज द स्पेशल लेक्चर ऑफ द ITGM एंड नेट JRF। ये स्पेशल लेक्चर ऑफ द THT, PHT, ITGM नेट एंड GIC वगैरह, ITGM नहीं सॉरी, LT ग्रेड वगैरह इनके लिए है ये। इट इज क्लियर। अब मैं आगे बढ़ा अपने पॉइंट्स की तरफ। इस पे हम आपको प्रॉब्लम अभी दे देंगे करने के लिए, टेस्ट भी लेने के लिए हम तैयार हैं। 10-20 प्रॉब्लम बनाने में देर नहीं लगती इस तरह की प्रॉब्लम्स में। और आजकल तो आप माहिर हैं, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं। पहले के ज़माना बड़ा अलग था, आज का ज़माना बहुत अलग है। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है और उसे कोई टीचर पढ़ाने वाला मिल जाए तो उसका तो सिलेक्शन अपने आप हो ही जाएगा। आज की डेट में न बच्चा पढ़ना चाहता है और न टीचर पढ़ाना चाहता है, ये फैक्ट है बेटा। आप स्कूलों में जाइए भाई, कहीं न कहीं हमारा बेसिक स्कूल बनाते हैं। अब स्कूलों में ज़्यादातर क्या हो गया है, टीचर ने भी सोच लिया है कि आओ, क्योंकि एक्चुअल में टीचर पढ़ाता कब है, जब टीचर को रेस्पेक्ट मिले और साथ में बच्चा पढ़ने वाला हो। तो स्कूलों में भी अच्छे स्कूलों में बच्चे ठीक ठाक फैमिली के पढ़ते हैं, वो रेस्पेक्ट करना नहीं जानते टीचरों का। वो भी सोचता है यार 60-70 हज़ार रुपये महीने मिल रहा, आओ पढ़ाओ बात खत्म, 4 प्रॉब्लम लगवाओ क्लास में, टॉपिक खत्म, घर से लगा लेना। नॉलेज गेन नहीं हो पाती। कुछ बच्चे अच्छे मिल जाते हैं, वो लगातार टीचर से पूछते हैं सर मैम बता दो, सर बता दो, मैम बता दो, सर बता दो। 2 प्रॉब्लम बता दी फिर नहीं बताई। कुछ बच्चे उनसे भी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, वो सेल्फ क्या करते हैं, चैट GPT, गूगल जेमिनी एंड दिस अकॉर्डिंग टू द सोशल मीडिया, उसका केवल पढ़ाई के लिए यूज करते हैं। जो टीचर ने नहीं बताए
वो अपने द्वारा सीखे, तो उन बच्चों को कोई रोक पाएगा? जिस बच्चे के अंदर अपने पढ़ने का जुनून है, टीचर ने एक्सप्लेन नहीं किया, चैट जीपीटी से किया, गूगल जेमिनी से किया, इधर से किया, उधर से किया, नॉलेज गेन की, बात खत्म। तो वही तो बच्चा आज की डेट में ओनली केवल वही, केवल और केवल वही बच्चा सक्सेस है, नॉट अदर। आजकल बच्चों पे डंडा चला दें वो उनको सहन नहीं होता। पहले के जमाने में 10-20% बच्चों को सिलेक्शन इस तरह करा देते, डंडा चला चला के डर से, तो डर इंसान को कहीं ना कहीं परफेक्ट बनाता है। इतनी रद्दी पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इतनी रद्दी है, इतना रद्दी सिलेबस बना दिया है कि नॉलेज रही नहीं बच्चों के पास, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरा प्लान, समझ से परे है। अमेरिका बना दो साहब, ये तो सीख लिया अमेरिका की तरह कि हम शादी नहीं करेंगे, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हम सिंगल रहना चाहेंगे, यही जिंदगी। ये जो आ रहा है नया पैटर्न, ये कहां से उठ के आ रहा है? अमेरिका वगैरह से। आज की डेट में आप खुद देखो, लोग भाग रहे हैं शादियों से। हम तो परेशान हैं अपने बच्चों के लिए कि 15 साल के बाद जब बच्चे हमारी इस पीढ़ी में आएंगे, शादी करने वाली पीढ़ी पर, उस समय ये क्या करेंगे? आज की जनरेशन भाग रही है। 15 साल के बाद तो हमें लग रहा है अरेंज मैरिज होगी ही नहीं, बिल्कुल टोटली खत्म हो जाएगी। और उसके बाद भी कहेंगे रिलेशनशिप में रहेंगे, शादी नहीं करेंगे साहब, जब तक मन होगा तब तक रहेंगे, नहीं हेलो हाय बाय बाय। ये फैक्ट, ये होता जा रहा है भाई। आज तुमसे मन लगा, लड़का लड़की कौन है मैं नहीं जानता, कोई भी हो सकता है उसमें। आज तुमसे मन लगा, तुम्हारे साथ रहेंगे, और कल उससे मन लगा, नमस्ते, कल उसके साथ रहेंगे। यही आज की जनरेशन है और इफेक्ट है। तो मैं आ रहा था अपने अच्छे पॉइंट्स पर। मेरा अच्छा पॉइंट है, एट ए टाइम अब इतनी बात बताने के बाद आपको इसमें कमांड करने के लिए मैं अगले लेक्चर पर प्रॉब्लम बनाऊंगा, बोर्ड पर ही, और प्रॉब्लम दूंगा इसमें से आपको, अभी तक जो पढ़ाया हूं उसके बेस पर, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। सामने ही बनाऊंगा प्रॉब्लम, 10, 15, 20 जो भी बन जाए। हो सकता है उसमें प्रॉब्लम बनाने में 1-2 गलत भी बन जाए, तो वो जब बनाएंगे तो वहाँ से पता लग जाएगा, क्योंकि बनाई जाएंगी प्रॉब्लम्स। अब आता है इसमें सेकंड पार्ट, सेकंड फेस। सेकंड फेस में हमारे सामने है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑस्किलेटरी। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑस्किलेटरी है। ऑस्किलेट भी 2 तरह का होता है, फाइनाइट ऑस्किलेटरी और इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी। दिस इज द हेडिंग। समझ लो, लिखाने में समय लग जाएगा तो समझा देते हैं आपको। इसे पढ़ो मन से बेटा। सिलेबस आपको लगता नहीं है एट ए टाइम। अगर हम GIC, LT ग्रेड, THD, PhD की बात करें तो सिलेबस दौड़ रहा है, अलजेब्रा चल रहा है, सीक्वेंस सीरीज चल रही है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी चल रही है, मैट्रिक्स चल रही, मैट्रिक्स तो हो भी गई है। 4 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं, सोच के देखो। बोला था आपसे ऑनलाइन से रेडी करें घर पे, याद करो, पहले दिन ही बोला था। 4 टॉपिक सोचो, ये 4 खत्म हो जाएंगे, 4 फिर चालू हो जाएंगे। और अभी आपकी किसी में भी कमांड नहीं है, कब कमांड करोगे? अब तो सिलेबस और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। GS की 30 प्रॉब्लम्स की पॉसिबिलिटीज हैं ऐड होने की।
बहुत अच्छी बात है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होना बहुत अच्छी बात है, गधों का सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं तो कह रहा हूं पेपर पैटर्न की इतनी बढ़िया क्वालिटी कर दें, इतनी बढ़िया क्वालिटी कर दें, जिसके पास ये अकेले वही सिलेक्शन होगा। बस कोई भी सिलेक्शन सोर्स से ना हो, सोर्स को खत्म कर दें बिल्कुल, पता लग जाए सोर्स लगी है। जैसे इन्होंने एक्शन लगाया है, ये जैन जी ने लगाया, इस पर भी उन्होंने एक्शन लगवाना चाहिए था कि अगर ये प्रूव हो जाए कि इस बच्चे का सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू सोर्स हुआ है तो उस बच्चे को जेल होनी चाहिए 10 साल। सोर्स लगाना बंद हो जाएगा लोगों का। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑस्किलेटरी, ऐसे समझ लो। सीक्वेंस में सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? एनमा टर्म, या तो दिया जाता है, अगर सीक्वेंस ऑन कर दिया है तो उसमें एनमा टर्म निकालना पड़ता है। एन में पद में लिमिट लगा दो, n टेंड टू इन्फिनिटी। क्या कहा? एन में पद में क्या लगा दो? लिमिट। कैसी? n टेंड टू इन्फिनिटी। एन में पद में लिमिट लगा दो, n टेंड टू इन्फिनिटी। n टेंड टू इन्फिनिटी लगाने पर अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट आती है, अकेली और फाइनाइट, अकेली और, तो कौन है वो? कन्वर्ज। कौन है वो? अगर वो अकेली और इनफाइनाइट आती है, क्या कहा? अकेली और इनफाइनाइट आती है तो कौन है वो? डाइवर्ज। और जब वो अकेली ना आए, जब वो अकेली ना आए, ये कहे हो सकता मैं ये आंसर हूं, हो सकता मैं ये आंसर हूं, कंफर्म आंसर ना हो। क्या कहा? जब आंसर कंफर्म ना हो, लेकिन ये पता हो कि जो आंसर है जो कंफर्म नहीं है वो फाइनाइट है, तो फाइनाइट ऑस्किलेटरी है। लेकिन जो आंसर है वो कंफर्म नहीं है, उसमें इनफाइनाइट आने की पॉसिबिलिटी है, तो इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी। तो क्या कहा पहला पॉइंट? कंफर्म आंसर हो, फाइनाइट हो, यूनिक हो तो कन्वर्ज। कंफर्म आंसर हो, यूनिक हो, इनफाइनाइट हो तो डाइवर्ज। लेकिन कंफर्म आंसर ना हो, क्या? कंफर्म आंसर ना हो लेकिन फाइनाइट में जाने की पॉसिबिलिटी हो तो फाइनाइट ऑस्किलेटरी, इनफाइनाइट में आने की पॉसिबिलिटी हो तो इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी। टॉपिक ब्रेक। इसमें से एक प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी, इसकी बात कल करेंगे। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।